हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। 14 मार्च वार बृहस्पतिवार करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। आज देखते हैं सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली और देखने वाली खबरें कौन कौन सी हैं, उनकी तरफ फटाफट एक नज़र। पहली खबर लेते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने अपनी बेटी को बनाया फर्स्ट लेडी, क्या है इस पर बहस। नंबर 2, नायब सिंह सैनी कौन है जो बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। नंबर 3, उत्तर प्रदेश से एक ही गांव के 3 लोगों ने 8 दिन के अंदर आत्महत्या का, क्या है मामला। नंबर 4, हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है। नंबर 5, CAA को गैर बीजेपी शासित राज्य क्या अपने यहां लागू होने से रोक सकते हैं। नंबर 6, खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए मगर संभलकर खुशियां छीन भी सकती हैं। शुगर, क्या आप अपने खाने के पैकेट खरीदने से पहले उसे पढ़ते हैं। यूसुफ पठान बहरमपुर में अधीर रंजन के खिलाफ कितने मजबूत साबित होंगे। नंबर 9, ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर के ASI सर्वे का आदेश, जानिए पूरा विवाद। नंबर 10, बीजेपी ने मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को बनाया CM, क्या होगा फायदा। वो तमाम जानकारी हम अब आपको देने वाले हैं। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में OBC की भागीदारी पर बात करते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने ब्यूरोक्रेसी में भी OBC अधिकारियों की संख्या का मुद्दा संसद में उठाया था। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी को इस संबंध में घेरती हुई नजर आती रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने हरियाणा में मंगलवार को अहम फैसला लिया। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे के बाद जाटों के दबदबे वाले हरियाणा में बीजेपी ने अपने OBC चेहरे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव को CM बनाया गया था, वो भी OBC समुदाय से आते हैं। खट्टर के इस्तीफा देते ही 4.5 साल पुराना बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी JJP का सरकार में गठबंधन खत्म हो गया है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आखिर बीजेपी ने खट्टर को CM पद से क्यों हटाया और नायब सैनी को CM क्यों बनाया। चुनाव से पहले चेहरे बदलना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी, वो PPT न्यूज पर बने रहे हमारे साथ। चुनाव से पहले राज्यों में मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी की परखी हुई रणनीति भी हो सकती है। आइए आपको बताते हैं, इसकी शुरुआत 2021 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे से होती है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को बीजेपी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया था। अगले साल ही यानी 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव होना था। रूपाणी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था और रातों रात मुख्यमंत्री से लेकर गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल नया हो गया था। 1 साल बाद गुजरात में चुनाव हुआ और बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ 7वीं बार सत्ता में लौटी थी। बीजेपी ने गुजरात के बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और त्रिपुरा में भी मुख्यमंत्रियों को बदल दिया था। कर्नाटक को छोड़ने तो मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति बीजेपी के हक में गई थी। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति को बीजेपी की OBC केंद्रित राजनीति के आईने में देखा जा रहा है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस भले OBC की बात कर रही है, लेकिन वो हकीकत में इससे दिखाई दे रही। 77 सदस्यों वाले मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 27 मंत्री OBC हैं। बीजेपी के 303 लोकसभा 85 OBC हैं। हरियाणा में जाति का आंकड़ा देखा जाए तो हरियाणा में करीब 44% आबादी OBC है। माना जा रहा है कि पार्टी सैनी को CM बनाकर OBC मतदाताओं को लुभाना चाहती है। हरियाणा में बीजेपी की एक तबके का कहना है कि खट्टर को बदलने की पहल 1 साल से हो रही थी। पार्टी कोशिश कर रही थी कि ज्यादा दलित OBC चेहरों को
सामने लाया जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2024 में खट्टर के खिलाफ कांग्रेस से अविश्वास प्रस्ताव भी लाई थी। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था, मगर खट्टर के कार्यकाल में लाया गया ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव था। कहा जा रहा है कि खट्टर के प्रति अविश्वास की स्थिति बीजेपी के अंदर भी थी। पार्टी कार्यकर्ताओं में खट्टर को लेकर नाराजगी थी। ऐसे में खट्टर को हटाकर बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव में नए चेहरे के साथ उतारा जाए। एक बीजेपी नेता ने कहा है कि खट्टर और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कटाव सा था, काम तो अच्छा ही कर रहे थे। बीजेपी के कई नेताओं ने यह भी कहा है कि खट्टर के बारे में पार्टी को फीडबैक दिया गया था। कुछ महीने पहले हरियाणा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने बीजेपी का हाथ थामा था। तंवर के रूप में बीजेपी को राज्य में दलित चेहरा मिला, जिनकी हरियाणा की आबादी में हिस्सेदारी 20% है। बीजेपी की कोशिश है कि ओबीसी दलित चेहरों की बदौलत जाटों की नाराजगी से हो सकने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। जी हां, हरियाणा की 90 सीटों में से 40 सीटों पर जाटों का दबदबा रहता है। कहा जा रहा है कि बीते साल अक्टूबर में जाट ओपी धनखड़ को अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाखुश हैं। खट्टर और धनखड़ के बीच पार्टी और सरकार में मतभेद थे। बीजेपी के लोगों की माने तो खट्टर पीएम मोदी के खास हैं और लोकसभा चुनाव में उन्हें करनाल से टिकट दी जा सकती है। वहीं तंवर को कुरुक्षेत्र से टिकट दी जा सकती है। नायब सैनिक कुरुक्षेत्र सीट से सांसद थे। जाट वोट और खट्टर के इस्तीफे की वजह हरियाणा की राजनीति जाट और गैर जाट के वोट के इर्द गिर्द घूमती है। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी पिछड़ी मानी जाने वाली जातियों के वोट हासिल करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोटों को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी ने पार्टी सर्वे में पाया कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रदर्शन के कारण खट्टर के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। बीजेपी के लिए हरियाणा में जाट वोट चुनौती की तरह है। 2019 लोकसभा चुनाव में राज्य की 10 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही थी। इन चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिले थे और इनमें जाटों की अहम भूमिका अदा की थी। 2019 लोकसभा चुनाव बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुए थे और बीजेपी की जीत में जानकार इस घटना को भी अहम मानते हैं। वहीं जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट शेयर घटकर 36% हो गया था। बीजेपी हरियाणा में बदलाव करके आगामी चुनाव में खुद को मजबूत करना चाहती है। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के लिए कितने जरूरी? जी हां, लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले और हरियाणा विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले प्रदेश में इस परिवर्तन के कई संदेश हैं। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और जेजेपी में हुआ गठबंधन अब भी संदिग्ध बना हुआ है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के 10 विधायक हैं और इसी के दम पर वह उप मुख्यमंत्री बने थे। खट्टर के इस्तीफे के बाद वह भी हरियाणा की सरकार से बाहर हो गए, लेकिन बीजेपी और जेजेपी दोनों की ओर से स्पष्ट तौर पर गठबंधन टूटने पर कुछ नहीं कहा गया। दोनों तरफ नेता इस पर चुप हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी यह मांग जोर पकड़ रही थी कि लोकसभा चुनाव में उसे बिना किसी गठबंधन के अकेले जाना चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जेजेपी को छोड़ दिया है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 41 विधायक हैं और उसे 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। 48 सदस्यों के साथ बीजेपी को हरियाणा विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिल गया है। ऐसे में बीजेपी को जेजेपी की जरूरत भी नहीं रही। जेजेपी 2018 में बनी थी जब अजय चौटाला अपने पिता और इंडियन नेशनल लोकदल की
सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से अलग होने का फैसला लिया था। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के आईएनएलडी का 1 सीट ही जीत पाई थी, जबकि जेजेपी 10 सीट जीतकर किंग मेकर बन गई थी। दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें। मंगलवार को खट्टर के इस्तीफे और सैनी के सीएम बनते ही दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट लिखी। दुष्यंत चौटाला ने लिखा, सीमित समय और सीमित संख्या के साथ हमने दिन रात हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए लगाए हैं। हमने हरियाणा के हर वर्ग, हर क्षेत्र के काम सरकार से करवाए हैं। हमारे मुश्किल और संघर्ष के दौर में आपने हम पर जो भरोसा लगातार जताया और साथ हमेशा दिया, इसके लिए हम आपका सदैव आभारी रहूंगा। नायब सिंह सैनी को बधाई देते हुए दुष्यंत चौटाला ने लिखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि गरीब, किसान और प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को हमने लागू किया है, आप उन्हें आगे बढ़ाते हुए जनहितैषी सरकार चलाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता सुनवाई के लिए आपके निवास द्वार पर हमेशा खुले रहेंगे। चौटाला ने हरियाणा में हुए सियासी फेरबदल के बाद मंगलवार को विधायकों की बैठक भी बुलाई थी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि इस बैठक में 5 विधायक शामिल नहीं हुए। इसके बाद ये कयास लगा जा रहे हैं कि जेजेपी के अंदर भी टूट हो सकती है। पार्टी की बैठक के बाद जब जेजेपी के हरियाणा प्रमुख निशान सिंह ने बैठक में मौजूद विधायकों की संख्या नहीं बताई और कहा कि बैठक की बातचीत के बारे में बुधवार को हिसार रैली में बताया जाएगा। जेजेपी के 4 विधायक नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखे थे। द हिंदू ने यह भी लिखा है कि सोमवार को दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह से मुलाकात की थी और 2024 चुनाव के लिए 2 लोकसभा सीटों की मांग भी की थी, मगर 2024 चुनाव में बीजेपी हरियाणा में अकेले मैदान में उतरने की सोच रही है। हरियाणा में नायब सैनी सरकार की अग्नि परीक्षा आज पेश किया गया विश्वास मत। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के साथ ही सूबे के मौजूदा सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह को नया सीएम बनाया गया है। नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को सूबे के नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। अब हरियाणा की सैनी सरकार ने विश्वास मत पेश किया है। हरियाणा की सैनी सरकार ने बुधवार को सदन में विश्वास मत पेश किया। इस दौरान जेजेपी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर रहे। हालांकि जेजेपी के 5 विधायक सदन में पहुंचे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वह सदन से बाहर निकल गए। सैनी ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। सैनी ने कल संवाददाताओं से कहा कि हमने राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया है। इसी दौरान हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे। भाजपा को 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल गया है, जिससे उसका आंकड़ा 47 हो गया है, जो 6 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से एक अधिक है। जेजेपी के 5 विधायकों के भी बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद है। राज्य में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि भाजपा सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। जेजेपी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट जीतने में विफल रही, अब सीट शेयरिंग के तहत कम से कम 2 सीटें चाहती थी। कुछ ही हफ्तों में होने वाले लोकसभा चुनाव और अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया है। इससे पहले सोमवार को वरिष्ठ भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर और पूरे मंत्रिमंडल, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के 3 सदस्य भी शामिल थे, राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दे दिया गया है। सूत्रों का कहा है कि मनोहर लाल खट्टर की लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी कुरुक्षेत्र के मैदान से उतार सकती है। नायब सैनी का चयन आधार ये है कि वह एक प्रभावशाली अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता हैं और भाजपा की उस सोच में
फिट बैठते हैं, जिसके तहत पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक राज्य में जाति और ओबीसी समीकरणों को खास तौर पर ध्यान दे रही है। जेजेपी ने अब कहा है कि वह सभी 10 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीद है कि दुष्यंत चौटाला आज दोपहर पार्टी की एक रैली में इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। चौटाला ने एक्स पर लिखा है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जननायक चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं हरियाणा और हरियाणा की जनता के हितों की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। हरियाणा के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए हमारे प्रयास हैं वो जारी रहेंगे। साल 1951 के आम चुनाव से लेकर अभी तक लोकसभा चुनाव के खर्चों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। समय के साथ ही चुनाव पर लगातार खर्चा बढ़ता जा रहा है। आज समय में चुनाव के आयोग के लिए निष्पक्ष सुचारू ढंग से चुनाव कराना महंगा हो गया है। देश में पहले लोकसभा चुनाव से अब तक वोट करने वालों से लेकर वोटिंग के तरीके तक बहुत बदलाव देखने को आया है। पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, जो अब ईवीएम और वीवीपैट में तब्दील हो गया है। राजनीतिक दलों की तरफ से भी बीते कुछ सालों में धन बल का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर भी चुनाव आयोग ने नकेल कसी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके एक वोट की कीमत क्या है? जी हाँ, आइए आपको बता दें कि पहले आम चुनाव में कितना खर्चा आया। इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में होंगे। इस चुनाव में लगभग 97 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हिस्सा लेंगे। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। देश में पहली बार जब 1951 में आम चुनाव हुए थे, तब करीबन 17 करोड़ वोटर्स ने इसमें भाग लिया था। उस वक्त प्रति मतदाता 60 पैसे का खर्च आया था। हालांकि पहले आम चुनाव में सिर्फ 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं 2019 में आते आते 6500 करोड़ रुपए का खर्च आया। लोकसभा चुनाव के खर्च के आंकड़ों की बात करें तो 1957 के बाद आम चुनाव को छोड़कर हर लोकसभा चुनाव के खर्च में बढ़ोतरी हुई है। 2009 से लेकर 2014 के बीच तो चुनाव का खर्च करीब 3 गुना बढ़ गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां 1114 रुपए खर्च हुए थे, वहीं 2014 में 3870 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6500 करोड़ का खर्चा आया था। अब प्रति वोटर की बात की जाए तो पहले लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने प्रति वोटर 60 पैसे खर्च किए थे। साल 2004 में यह बढ़कर 17 रुपए और 2009 में 12 रुपए प्रति वोटर जा पहुंचा। वहीं साल 2014 में चुनाव में इसमें भारी बढ़ोतरी देखी गई। 2014 में प्रति मतदाता खर्च 46 रुपए हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह खर्च बढ़कर 72 रुपए प्रति वोटर पहुंच गया था। देश में सबसे कम खर्चीला लोकसभा चुनाव 1957 का था। तब चुनाव आयोग ने सिर्फ 5.9 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी प्रति मतदाता तब चुनाव खर्च केवल 30 पैसा आया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। कौन उठाता है खर्च? अब सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि लोकसभा चुनाव का खर्च कौन वहन करता है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। इसमें चुनाव आयोग के प्रशासनिक कामकाज से लेकर चुनाव की सिक्योरिटी, पोलिंग बूथ मशीन खरीदने, वोटर्स को जागरूक करने और वोटर आईडी कार्ड बनाने जैसे खर्चे शामिल हैं। आजादी के बाद लंबे समय तक बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव हुए थे। 2004 से हर लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम के जरिए ही वोटिंग होती है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक साल दर साल ईवीएम मशीन की खरीद के खर्च में भी इजाफा हुआ है। चुनाव के खर्च में बढ़ोतरी क्यों हुई? लोकसभा चुनाव का खर्च भी कुछ वजहों से बढ़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि एक तो वोटर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, दूसरा प्रत्याशियों से लेकर पोलिंग बूथ और संसदीय क्षेत्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 1951-52 के लोकसभा चुनाव में 53 पार्टियों के 1874 उम्मीदवार 401 सीटों
से मैदान में उतारे थे। 2019 में ये संख्या क्या भी बढ़ गई। पिछले आम चुनाव में 673 पार्टियों के 8054 उम्मीदवारों ने 543 सीटों पर किस्मत आजमाई। देश में कुल 10.7 लाख पोलिंग बूथ पर वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के खिलाफ ओबीसी की लामबंदी का असर क्या होगा, यह भी हम आपको बताएंगे। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है। जी हां, मराठा समुदाय के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए उसे 10% आरक्षण दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि इस समुदाय की आबादी प्रदेश में सबसे अधिक है। सरकार ने इस कदम के बाद भी मराठा आरक्षण को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन से भड़की चिंगारी अलग अलग समुदायों के बीच विभाजन रेखा बन गई है। यह विभाजन गांव-गांव तक फैल गया है। महाराष्ट्र में पिछले 6 महीनों में मराठा समुदाय के खिलाफ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की लड़ाई देखी जा रही है। मराठा समुदाय के ओबीसी के कोटे से आरक्षण की मांग कर रहा है। हालांकि पहले अलग आरक्षण की मांग की गई थी। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण पहले 2014 फिर 2018 में दिया गया, लेकिन यह आरक्षण अदालत में टिक नहीं पाया। इसके बाद मराठा को ओबीसी आरक्षण में शामिल करने की मांग होने लगी। मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा समुदाय ने अपने समुदाय के लिए कुणबी जाति के प्रमाण पत्र की मांग की। मराठों को कुणबी जाति के रूप में मान्यता देने की मांग इसलिए की गई क्योंकि यह जाति ओबीसी में आती है। जाति रजिस्ट्री की जांच कर कुणबी प्रमाण पत्र देने से सरकारी प्रयास से ओबीसी समुदाय में असंतोष फैल गया। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में बड़ी संख्या में मराठा और ओबीसी समुदाय एक साथ रहते हैं। वहां भी इस संघर्ष का असर देखा जा रहा है। इस ध्रुवीकरण का असर आगामी चुनाव में पड़ने की संभावना है। दोनों समाजों में यह विभाजन कितना गहरा है, यह पता लगाने के लिए हमने वहां के गांव का दौरा किया, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, वीडियो देखे। गांव में हालात का जायजा लेने के लिए बीड और अहमदनगर जिले का भी जानकारी प्राप्त की। हमने लोगों में ग्रामीणों से बातचीत कर यह समझने की कोशिश की कि उनके मन में क्या चल रहा है। जी हां, बीड जिले के काशीवाड़ी गांव के निवासी अशोक सनप कहते हैं कि अगर पहले एकजुटता या एकता की भावना थी, अब यह अलग है। लोगों का नजरिया बदल गया है। पहले हम चाय पर मिलते थे, हम एक साथ चाय पीते थे। कठिन समय में हम एक दूसरे का समर्थन करते थे और एक दूसरे की खुशियों का जश्न मनाते थे। यह सब प्रभावित हुआ है। इलाके में आबादी मिली जुली है। कुछ गांव में मराठा आबादी अधिक है तो कुछ में ओबीसी की आबादी अधिक है। 2-3 महीने पहले हुए चुनाव का उदाहरण लेते हैं। सिरूर तालुका ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ। ओबीसी और मराठा के रूप में 2 समूह उभरे। चुनाव के दिन तक यह साफ नहीं था कि जब परिणाम घोषित किए गए तो ओबीसी का एक उम्मीदवार सरपंच बन गया था। इसका मतलब है कि जाति के आधार पर वोटों को साफ साफ विभाजन हुआ है। ओबीसी ने ओबीसी उम्मीदवार को एक तरफा वोट दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गरीब ग्रामीण हो या अमीर ग्रामीण, दोनों अपने अच्छे बुरे के समय में एक साथ रहते थे, लेकिन राजनीति की वजह से वे अलग हो रहे हैं। मराठा
आरक्षण की मांग नई नहीं है। हालांकि मनोज जरंगे के आंदोलन के बाद मराठा समुदाय ने जाति प्रमाण पत्र देकर खुद को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग भी तेज कर दी है। ओबीसी समुदाय ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनका आरक्षण प्रभावित होगा। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब यह जमीनी स्तर तक पहुंच गया है। जातिगत जनगणना की मांग कर विपक्ष क्या हासिल करना चाहता है? जी हां, बीजेपी जाति आधारित जनगणना के मुद्दे से कैसे निपटेगी? बिहार में नीतीश सरकार ने जारी की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट। जानिए किसकी कितनी हिस्सेदारी। जातीय गौरव के जरिए राजनीतिक ताकत। राजनीतिक परिदृश्य में जातिगत संघर्ष पहले की तुलना में बढ़ रहा है। इसका चरम प्रभाव ग्रामीण स्तर पर पहले से ही दिखाई दे रहा है। ऐसा केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, जहां जातियों की विभाजन रेखा व्यापक होती जा रही है, भारत में हर जगह यह परिदृश्य एक जैसा ही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसी जनगणना के आधार पर आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। वे इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। डॉक्टर राव साहब कस्बी कहते हैं कि आज भारत की राजनीति में अगर हम ध्यान से देखें तो राहुल गांधी लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि आजादी के बाद 75 साल बाद भी देश में ऐसे समुदाय हैं जिन्हें सत्ता से लाभ नहीं मिला है। इसका मतलब है कि आरक्षण की वजह से कुछ छोटे समुदायों को पर्याप्त अवसर मिला है, जबकि बड़े समुदाय उपेक्षित रहे हैं। जब हम कहते हैं कि यह देश विविधतापूर्ण है तो यह समझना आवश्यक है कि हमारे देश में समय के साथ साथ विभिन्न जातियों से नए वर्ग उभरे हैं। ये नए वर्ग अपनी जाति से उभरते हैं और राजनीतिक सत्ता की आकांक्षा रखते हैं। इस राजनीतिक सत्ता के लिए वे अपने समुदाय को मजबूत करते हैं और सत्ता में रहने वाले किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल के साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और जातिगत पहचान को यह मानते हुए तेज किया गया कि खोए हुए अवसरों को पाने का तरीका ही आरक्षण है। यह ध्रुवीकरण तब हुआ जब जाति समूह ने खुद राजनीतिक दलों में संगठित किया। गांव के स्तर पर यह प्रक्रिया और तेजी से हो रही है। ऐसा जब हुआ तो देश में जातीय राजनीति का जवाब धार्मिक भावना से देने की कोशिश की गई। 90 के दशक में मंडल कमंडल का मुद्दा कैसे सामने आया, यह सब जानते हैं। जी हां, मंडल कमंडल राजनीति की वह ऐतिहासिक फॉल्ट लाइन एक बार फिर से चौड़ी होने जा रही है। अगर इस चुनाव में यह और भी बड़ी और गहरी हो जाती है तो चुनाव के बाद रोजमर्रा के जीवन में इसके परिणामों से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बेहतरीन और उम्दा खबरें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।